हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस में। तो कैसे आप लोग सभी लोग मस्त है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। जो आपका पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, वो कंप्लीट खत्म हो चुका है और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपके बुक का क्वेश्चन हो, कंप्लीट उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चलने वाले हैं इतिहास का सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। आपका जो इतिहास का सेकेंड चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, इस चैप्टर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अब चलते हैं चैप्टर की ओर और आपके आसान हो, पढ़ने में आसान हो, इसके लिए इस चैप्टर को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखने वाला है, समाजवाद एवं साम्यवाद। यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले तो हमको इसकी समझ होनी चाहिए कि आखिर समाजवाद है क्या, समाजवाद कहते किसको है और साम्यवाद क्या है और साम्यवाद कहते किसको है, क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, क्या दोनों में अंतर क्या क्या है, इन सारे बातों में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद, देखेंगे कि साम्यवाद किसको कहते हैं, समाजवाद किसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद की उत्पत्ति, जो समाजवाद भावना का विकास हुआ, जो समाजवादी विचारधारा आया वो क्यों आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सभी बातों को किसमें देखेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या लोगों को क्या दिक्कत हो रही थी, कोई भी नया चीज़ का उत्पन्न कब होता है, जब लोगों को किसी न किसी नई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है या कोई दिक्कत होता है पुरानी व्यवस्था में, तब वो नया व्यवस्था लाने का प्रयास करते थे। लोगों को क्या क्या दिक्कत हुई जो उन्होंने समाजवाद की तरफ रुख किया, समाजवाद को अपनाने का प्रयास किया, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन मुख्य रूप से जो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद था, जो कार्ल मार्क्स से पहले वाला समाजवाद था, उसी को यूटोपियन समाजवाद भी कहा जाता है। तो प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कहने का क्या मतलब है कि जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी नेता थे उन्हीं के बारे में देखेंगे कौन कौन नेता थे, जैसे सेंट साइमन हो गए, लुई विला हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए। तो इन सभी के बारे में देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से समाजवाद को लोगों में बताया, लोगों के बीच समाजवाद के विचारधारा को प्रस्तुत किया। इन सभी के बारे में किसमें पढ़ेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक है प्रमुख यूटोपियन समाजवादी। इसमें जो भी समाजवादी नेता मुख्य रूप से जो आपके क्लास 10th में उनको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आप लोग साम्यवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का जनक कहा जाता है। तो इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे कि कार्ल मार्क्स थे कौन, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी कैसी विचारधारा थी और उन्होंने किस प्रकार से साम्यवाद विचारधारा का विकास किया, उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, उन्होंने साम्यवाद विचारधारा का विकास क्यों किया। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स के जीवनी को देखने वाले हैं पूरी तरह से, ठीक ना, और साम्यवाद को कैसे इन्होंने विकसित किया इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रूसी क्रांति। क्या देखेंगे, रूसी क्रांति के कारण। रूस में जो क्रांति हुआ था मेनली 1917 की बोल्शेविक क्रांति हम लोग जानते हैं। तो रूस में जो क्रांति हुई थी, अब कोई भी क्रांति होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, लोगों को कोई ना कोई कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तभी ना वो क्रांति करते हैं। ऐसी थोड़ी होता है कि मन कर रहा है क्रांति करने का, चलो मारपीट कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। चलो मन कर रहा है राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ लोगों को परेशानी हुई, इसी कारण से ना क्रांति होती है। तो लोगों को क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या दिक्कत हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले किसमें, रूसी क्रांति के कारण। इसमें मुख्य रूप से देखेंगे कि लोगों में क्या क्या, समाज में क्या क्या दिक्कत थी, इसलिए लोगों ने क्रांति की, सेनाओं को क्या दिक्कत थी, क्या क्या परेशानी आ रही थी, इसलिए क्रांति की, ठीक ना। मजदूरों की कैसी स्थिति थी, मजदूर क्यों खुश नहीं थे रूस के राजा से, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। रूसी क्रांति के कारण, क्रांति क्यों हुई इसके बारे में हम लोग किसमें देखेंगे, रूसी क्रांति के कारण। इधर टोटल हो गया आपका 5 टॉपिक। उसके बाद देखते हैं रूसी क्रांति का घटनाक्रम, यानी रूस की क्रांति कैसे कैसी। अब रूसी क्रांति का कारण देख लेंगे पीछे, तो उसके बाद देखेंगे रूसी क्रांति की शुरुआत कैसे कैसी हुई, पहले कौन सी क्रांति हुई, उसके बाद कौन सी हुई। जो हम लोग मेनली फोकस रहता है हमारा किस पे, 1917 की बोल्शेविक क्रांति पे, ठीक ना। तो किस प्रकार से घटना घटते धीरे धीरे, कोई भी अब क्रांति होता है तो एक ही बार में, अगर कोई भी क्रांति होता है तो एक ही बार में बहुत बड़ा रूप नहीं ले लेता, छोटे से ही शुरुआत होती थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोग इसके साथ जुड़ना शुरू करिए और कैसे रूसी क्रांति बहुत बड़ी क्रांति के रूप में सामने है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जो हमारा मेनली क्रांति पढ़ना है क्लास 10th में आपका है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। इसको पूरे डीप में डिस्कस करेंगे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति कैसे हुई, किस प्रकार से वहाँ के शासन को हटाया गया,
इसका नेतृत्व जो किसने, लेनिन ने किया था, ठीक ना। फिर लेनिन सत्ता में बहाल हुआ, तो ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से ये क्रांति हुई। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है व्लादिमीर लेनिन। जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था उसने किसने किया था, लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे व्लादिमीर लेनिन। जब लेनिन सत्ता में आया, क्रांति करने के बाद लेनिन जब सत्ता में आया तो उसने क्या क्या बदलाव किए, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, उसने कैसे देश को चलाया, इसके बारे में किसमें पढ़ेंगे हम लोग, व्लादिमीर लेनिन के टॉपिक में। यानी लेनिन का परिचय देखेंगे कि इसने किस प्रकार से सत्ता को हाथ में लिया था, किस प्रकार से शासन व्यवस्था की, किस प्रकार से इसने शासन लाया, कैसे इसने दुनिया का पहला साम्यवादी शासन कहाँ, रूस में स्थापित किया। दुनिया का पहला साम्यवादी शासन रूस में ही स्थापित हुआ था लेनिन के द्वारा। तो इसने कैसे किया, क्या इसने जो साम्यवादी जो कार्ल मार्क्स का विचार था उसी को पूरा रिप्लिकेट किया या कुछ बदलाव किया उसमें, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे नई आर्थिक नीति NEP, ठीक ना। नई आर्थिक नीति देखने वाले हैं कि लेनिन जब सत्ता में आता है तो क्या करता है, बहुत सारी बदलाव करता है और कुछ ऐसे भी बदलाव थे जिससे जनता खुश नहीं थी। तो उसके लिए एक नई आर्थिक नीति लाया गया था, ठीक ना। एक नई आर्थिक नीति लाया गया था जिसके तहत कुछ बदलाव किए गए थे। तो उसके बारे में देखेंगे कि नई आर्थिक नीति के द्वारा क्या क्या बदलाव हुआ। उसके बाद आता है जोसेफ स्टालिन। कौन आता है, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है, जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता में कौन बहाल होगा, इसके लिए होता है, तब सत्ता में आता है स्टालिन। सत्ता में आता है स्टालिन। तो हम लोग ये भी देखने वाले कि स्टालिन किस प्रकार से आगे सत्ता चलाता है, ठीक ना। स्टालिन आगे किस प्रकार से सत्ता चलाता है, इसे एक समझिए तो डिक्टेटर भी कहा जाता है बहुत बड़ा। तो स्टालिन किस प्रकार से सत्ता चलाता है रूस की, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं जोसेफ स्टालिन। तो टोटल 10 टॉपिक हो गया और एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें देखने वाले हैं रूसी क्रांति के प्रभाव। रूसी क्रांति के प्रभाव, यानी रूस में जो क्रांति हुआ है इसके अन्य देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, रूस में क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो नहीं, टोटल आपका ये जो चैप्टर है हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 11 टॉपिक टोटल कवर करेंगे। आपके आसानी के लिए क्या कर दिया गया है, इसे टोटल 11 भागों में बांट दिया गया, यानी टोटल 11 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे समाजवाद साम्यवाद क्या है, समाजवाद की आखिर उत्पत्ति ही क्यों हुई, उसके बाद कुछ प्रमुख यूटोपियन समाजवादी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्ल मार्क्स का परिचय देखेंगे। उसके बाद रूसी क्रांति के कारण, उसके बाद रूस क्रांति का घटना किस प्रकार से हुआ उसको देखेंगे। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसको देखेंगे। उसके बाद लेनिन के बारे में देखेंगे कि इसने किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई। उसके बाद नई आर्थिक नीति जो लेनिन के द्वारा लाया गया था उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जोसेफ स्टालिन, यानी जो लेनिन के बाद सत्ता में स्टालिन आया था उसने किस प्रकार से शासन चलाया। उसके बाद लास्ट क्या देखेंगे, रूसी क्रांति के प्रभाव, यानी इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग आखिर इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दिया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक की ओर लेके चलेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं और देखेंगे कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद है क्या, आखिर समाजवाद और साम्यवाद है क्या। आपके लिए बिल्कुल अच्छे प्रकार से डिफिनेशन में लिख दिया गया है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का एक अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, यानी समाजवादी जो लोग होते हैं वो ऐसे भी बिलीव करते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बिलीव करते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधन कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जिस भी चीज़ से कोई भी वस्तु उत्पादित होते हैं, जैसे खेत हो गया, खेत से बहुत सारे फसल उत्पादित होते हैं, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में बहुत सारे चीज़ बनते हैं, कल कारखानाएं वगैरह हो गए, तो ये सब हो गया उत्पादन के साधन। कोई भी मिल हो गया, कोई भी फैक्ट्री हो गया, खेत हो गया, ये सब क्या है हमारे पास उत्पादन के साधन है। तो जो भी उत्पादन के साधन होंगे उस पर जो अधिकार होगा सरकार का होगा। किसका अधिकार होगा, सरकार का। उत्पादन का जो भी साधन होगा, मेनली इसका यही फोकस होता है कि उत्पादन का जो भी साधन होगा उस पर किसका अधिकार होगा, तो सरकार का अधिकार होगा, ठीक ना। यानी अगर हम कहना चाहें कि समाजवादी व्यवस्था इस प्रकार से देखें तो अगर कोई बहुत बड़ी जमीन है, कोई बहुत बड़ी जमीन है या कोई भी जमीन है तो कोई व्यक्ति का नहीं हो सकता। जैसे अभी देखिएगा तो आपके पास ज़मीन होता है, सभी लोगों के पास, जो गांव में बड़े बड़े आदमी रहते हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा ज़मीन होता है, तो सभी के पास अपना कुछ ना कुछ ज़मीन वगैरह ये सब होता है जहाँ पे फसल उगाई जाती है, उत्पादित की जाती है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था कहता है कि जो भी उत्पादन के साधन होंगे या कोई भी फैक्ट्री है,
अभी देखिएगा बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके पास अपना फैक्ट्री होता है ना, फैक्ट्री होता है, वहीं पे काम करता है, कपड़ा मिल अलग हुआ, मोबाइल का कंपनी हो गया, सब कंपनी सबके पास है कि नहीं। लेकिन समाजवादी व्यवस्था ये कहता है कि उत्पादन का जो भी साधन हो गया, यानी कोई भी फैक्ट्री हो गई, जमीन हो गई, इन सभी पे किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो होगा किसका अधिकार? तो सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। यानी जो भी भारत में अगर समाजवादी व्यवस्था रहता तो क्या होता, जो भी बड़े बड़े फैक्ट्री होते तो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, उस पर किसका अधिकार होता? सरकार का। कोई भी बड़ी जमीन होती तो उस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, किसका हक होता? सरकार का हक होता। और सरकार उस पर अपने हिसाब से काम करवाती, सरकार उस पर क्या करती? अपने हिसाब से काम करवाती। और आगे देखिए एक इसका नारा था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। कहने का क्या तात्पर्य है कि समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहला क्या देख लिए कि जो भी उत्पादन का साधन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? किसका अधिकार होगा उसमें? तो सरकार का। उसके बाद क्या होता है, कुछ में सरकार अपने हिसाब से काम करवाएगी आपसे, ठीक है, सरकार आपसे काम करवाती है। और क्या होता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार काम कीजिए, आप अपनी जितना भी आपका क्षमता है उसके अनुसार काम कीजिए, और आप जितना काम करेंगे उस एवज से आपको जो भी पैसा होगा, चाहे कुछ भी होगा, वो आपको दिया जाएगा, ठीक ना। आप अपनी क्षमता के अनुसार से काम कीजिए और आप जितना भी काम करेंगे उसके एवज में पैसा आपको दिया जाएगा। आपका किसी भी निजी व्यक्ति का कोई भी फैक्ट्री पर चाहे किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं होगा। किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और उसमें आप जितना भी काम कीजिएगा उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। अब देखिए निजी लाभ क्या कहने का क्या मतलब होता है? पर्सनल लाभ के लिए। जैसे अब कोई पूंजीपति व्यक्ति है, किसी के पास बहुत पैसा, तो वो अपना फैक्ट्री स्थापित करेगा, तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। अपना क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। फैक्ट्री में तो मजदूर काम करेंगे ना, लेकिन वो मजदूरों के हित के बारे में बहुत कम सोचेगा। वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचेगा? तो अपने बारे में सोचेगा कि अपना ज़्यादा लाभ होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि सब व्यक्ति ऐसा नहीं सोचे, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि अपने लाभ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। जो भी अगर कोई फैक्ट्री स्थापित करता है तो क्या करता है? अपना लाभ के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। मजदूरों को भी दिया जाएगा, लेकिन उतना उनका हित का ख्याल नहीं रखा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता है। इसलिए इसमें क्या कहा जाता है कि सरकार, किसका अधिकार हो? सरकार का। और सरकार उस पर काम करवाए, और इसका जो व्यवस्था में उत्पादन का निजी लाभ के लिए न होकर किसके लिए होगा? सारे समाज के लिए। यानी सरकार काम करवाएगी और क्या करेगी? उत्पादन किसी के लिए एक के लिए नहीं होगा, सारे समाज के लिए लाभदायक होगा। इसे यूटोपियन समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो ये समाजवाद है ये मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स से पहले वाले समाजवाद को कहा जाता है, ठीक ना। यह है कार्ल मार्क्स से पहले वाले समाजवाद, ठीक ना। तो इसे यूटोपियन समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम यूटोपियन समाजवादी एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन को कहा जाता है। सेंट साइमन नाम के एक व्यक्ति थे जो एक फ्रांसीसी फिलोसफर थे। इनको प्रथम यूटोपियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है। यानी जो समाजवाद की डिफिनेशन कहिए, यानी जो समाजवाद का विचार व्यक्त किया था सबसे पहले इन्होंने ही व्यक्त किया था, और इन्होंने ही नारा दिया था क्या? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यानी प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और वो जितना कार्य करेंगे उनके हिसाब से उनको दिया जाएगा, जो भी होगा पैसा वगैरह, जो भी उनके लाभ के हित में काम किया जाएगा। यानी मुख्य रूप से यही बात है कि कोई भी चीज़, कोई भी उत्पादन का साधन, खेत, कल, कारखाना, फैक्ट्री, मिल, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में। यानी आपके पास कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि सफाई कुछ नहीं है, जैसे कुछ होता है पर्सनल पोजीशन में होता है, मोबाइल फ़ोन ये सब रख ही सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रख सकते जो जिससे आप क्या करें, बहुत बड़ी ज़मीन या फैक्ट्री ये सब अपने पास नहीं रख सकते हो। किसके पास होगा? सरकार के पास। चलिए अब इसी से थोड़ा मिलता जुलता एक टर्म है साम्यवाद। इसी से एक मिलता जुलता टर्म है साम्यवाद। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है समाजवाद एवं साम्यवाद में, ठीक ना। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है इसमें। देखते क्या है, जो साम्यवाद का जो परिभाषा देते हैं कार्ल मार्क्स। कौन? साम्यवाद का जनक जो कहा जाता है, किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। जो यूटोपियन समाजवाद है, यानी कार्ल मार्क्स से पहले का समाजवाद, उसी से साम्यवाद का भी विकास हुआ है। उसी के बाद कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को की विचारधारा दी है। तो साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का अधिकार हो। समाजवाद में हम लोगों ने क्या देखा कि उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है?
सरकार का अधिकार होता है और सरकार अपने हिसाब से काम करवाएगी, आप जितना काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद व्यवस्था में जो भी उत्पादन का साधन होगा, यानी फैक्ट्री हो, जो भी कल कारखाना हो गया, जमीन हो गया, इन सभी पे किसका अधिकार होगा, तो इन सभी पे अधिकार होगा तो जनता का। किसका अधिकार होगा, जनता का, यानी सरकार का भी अधिकार नहीं होगा, किसका अधिकार होगा, जनता का। यानी जो भी जमीन वगैरह होगी किसको दे दिया जाएगा, जनता को दे दिया जाएगा। जनता खुद उपजाए, खुद खाए, जो करना है सो करे, ठीक ना। कौन करेगा, जनता। साम्यवाद एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। साम्यवाद और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि हम ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, एक ऐसा समाज लेके आएंगे जिसमें कोई वर्ग नहीं हो। वर्ग कहने के क्या मतलब है, कोई ऊंच नीच वाला नहीं हो, ऊंच नीच, कोई अमीर गरीब, ये सब कुछ भी नहीं हो, सफाई क्लास नहीं हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई ऊंच हो, ना कोई नीच हो, सब क्या हो, बराबर हो। सब क्या हो, बराबर हो। कोई भी संसाधन का उपयोग सभी लोग करें। अगर कोई भी देश में संसाधन है तो उसका उपयोग सभी लोग करें, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जितना भी सरकार के, जितना भी देश की प्रॉपर्टी है, जितना भी जमीन हो गया, कारखाना हो गया, उस पर किसका अधिकार होगा, जनता का अधिकार हो गया, यानी जनता उस पर काम करेगी, ठीक है। इसे वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो मार्क्स को नाम जानने वाले लोग थे, जो मार्क्स को मानने वाले लोग थे, इन्होंने समाजवाद को दो भागों में बांट दिया। एक मार्क्स से पहले का समाजवाद, यानी जो मार्क्स जब नहीं थे उनसे पहले के समाजवाद को कहा गया यूटोपियन समाजवाद, और उनके बाद के समाजवाद यानी जो साम्यवाद है, इसे वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस है। उसमें क्या होता है, सरकार के अंतर्गत आता है, इसमें जनता के अंतर्गत आता है, यानी कोई भी सरकार ही नहीं हो, कोई भी सरकार ही नहीं हो, बीच में जनता के बीच में। अगर शुरुआत देखना चाहिएगा तो जिसे मानव का जब शुरुआत हुआ था, मानव का जब शुरुआत हुआ था तो उस समय आदि मानव हुआ करते थे, ठीक ना। तो आदि मानव हुआ करते थे, तो आप सोचिए तो वो कैसे रहते थे, सो बताइए कैसे रहते थे। तो देखिएगा, अगर कोई भी, वो सब क्या करते थे, जंगल में घूमते फिरते थे, फल उल तोड़ते थे, जानवर का शिकार करते थे, खाते थे। तो क्या किसी का उस पर अधिकार था, क्या किसी का उस पर अधिकार था, बिल्कुल नहीं था। किसी को जहाँ मन करे वहाँ रह जाता था, जिधर मन करे उधर शिकार कर लेता था, जिस पेड़ से फल तोड़ने का मन करे उस फल से उस पेड़ से तोड़ लेता था। क्या कोई फल तोड़ने जाएगा पेड़ से उस समय, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की जब मानव की शुरुआत हुई थी, तो क्या कोई कहेगा कि इस पेड़ से फल नहीं तोड़ो, हम तोड़ेंगे, ये मेरा पेड़ है, ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक ना। तो वही व्यवस्था समझिए कि एक तरह से लाया जाने का बात किए कौन, कार्ल मार्क्स, जिसमें क्या हो, सभी चीज़ किसके अंतर्गत हो, जनता के अंदर हो, यानी जनता उस पर उपज करे और जनता खाए। एक बात इसमें और कहा गया कार्ल मार्क्स की विचारधारा की, कि जनता अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, क्षमता के अनुसार क्या करे, जनता अपना काम करे, और उन्हें आवश्यकता के अनुसार सामान मिलेगा। किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सामान मिलेगा। पिछली में हम लोगों ने समाजवाद में क्या देखा कि क्या था, प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको सामान वगैरह जो भी होगा मूल्य उसको प्रदान किया जाएगा। इसमें एक बात और कहा गया कि प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और उसके जो एवज में जो भी दिया जाएगा वो उसके आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। किसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। यानी आप काम तो कीजिए, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन आपको जो मान के चलिए अगर पैसा दिया जा रहा है किसी काम के अनुसार, तो आपको अगर 100 रुपया का ज़रूरत है तो आपको 100 रुपया ही दिया जाएगा। अगर किसी को 500 रुपया का ज़रूरत है तो 500 रुपया उसको दिया जाएगा। यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जितना काम कीजिएगा उसके ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये था कुछ साम्यवाद। अब हम लोग आगे की क्लास में जब देखेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, आपका अगला टॉपिक है समाजवाद एवं साम्यवाद की उत्पत्ति। आखिर लोगों को समाजवाद एवं साम्यवाद की विचारधारा की लोगों को जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, क्या साम्यवाद व्यवस्था कभी पूरी तरह से लागू हो पाया। जो कार्ल मार्क्स का ओरिजिनल विचारधारा था, कार्ल मार्क्स का जो ओरिजिनल विचारधारा था क्या था कि सब पर किसका अधिकार हो, जनता का अधिकार हो, वर्ग कोई ऊंच नीच गरीब अमीर वाला कोई बातें नहीं हो, ठीक ना। तो क्या ये पूरी तरह से कभी लागू हो पाया, अगर लागू हो पाया भी तो क्या पूरी तरह से यही लागू हो पाया या इसमें कुछ बदलाव किए गए। तो इन सारी बातों का चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में।